वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट सीखे और आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। नहीं समझ में आए तो एक बार और देख लो, समझ में आएंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी गुरुत्वाकर्षण क्षमता, गुरुत्वीय क्षमता, गुरुत्वीय क्षमता। और हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में यानी स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से स्टार्ट करते हैं। और साथ साथ में इस वीडियो में हम एस्केप वेलोसिटी भी देखेंगे कि पृथ्वी जैसे सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो कितनी वेलोसिटी चाहिए, मतलब एस्केप वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, पलायन वेग कितना होना चाहिए, वो सब डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल और ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है आपको ये बताना चाहूंगा। जो भी चीजें हमने ग्रेविटेशन में फॉर्मूला वगैरह ड्राइव किए हैं वो सारे फॉर्मूले हमारे 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम के चैप्टर में आते हैं। यहां जहां हम m1 m2 मास ले रहे थे वहां हम q1 q2 चार्ज लेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं यहां ऐसे m1 है और m2 होते थे तो वहां q1 और q2 दो चार्ज होते होंगे, है ना। तो और यहां जैसे कैपिटल G लिए हो वहां कैपिटल K लेते थे कांस्टेंट के टर्म्स में, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी, है ना। तो वो मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि जैसे पोटेंशियल एनर्जी वहां भी निकालेंगे यहाँ भी निकालेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से सिमिलर मिल जाएंगी। यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ रहे हैं अपन और वहां क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, है ना। तो हमारा मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा लिंक है 12वीं के फर्स्ट चैप्टर से। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है पहले लिख देता हूं। व्हेन नहीं ऐसे मत लिखो, व्हेन मत लिखो, है ना। अमाउंट ऑफ से लिखो, है ना। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम infinite to a point विदाउट एक्सेलरेशन यानी त्वरण इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब समझाता हूं आपको। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब होता है एक कार्य होता है, मतलब कि आपने कितना कार्य किया एक यूनिट मास को, जिसका वजन 1 kg होगा, मान लीजिए यूनिट मास है, तो आपने कितना कार्य किया एक यूनिट मास को अनंत से किसी पॉइंट पर ले आने के लिए। जैसे मान लो मुझे ए पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट पर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, ये इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी से मास को लाने में, यूनिट मास को लाने में जो वर्क होता है वही क्या कहलाता है, आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। याद रखिएगा जो ग्रेविटेशन वाला फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्शन वाला होता है, इनके बीच में हमेशा क्या लग रहा होता है, अट्रैक्शन लग रहा होता है। जिन हमने वो पहले लेक्चर में देखा था, दो मास हैं जिनका वजन है उनके बीच में हमेशा अट्रैक्शन लगता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वह हमेशा अट्रैक्शन यानी आकर्षित बल होता है। आकर्षित बल होने के कारण जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होती है वह हमेशा क्या होती है, नेगेटिव में होती है। याद कर लीजिए आप कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। लेकिन जब आप 12वीं में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव, है ना। यहाँ क्या लिखा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने क्या देखा, हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। और v की वैल्यू हमेशा नेगेटिव। और डेफिनेशन कहती है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब कि कितना कार्य किया गया है अनंत से किसी यूनिट मास को, एकाकी मास को, मतलब यूनिट मास को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को बोलते हैं v, यानी v बराबर हो जाएगा W/m। अगर आप m की वैल्यू को 1 कर दोगे तो बताओ v बराबर 1 हो जाएगा। और यूनिट मास का मतलब क्या होता है, m बराबर 1। तो अगर m बराबर 1 कर दोगे तो v बराबर w जाएगा। तो वही डेफिनेशन कह रही है हमारी डेफिनेशन, यही तो कह रही है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास of to any point is called gravitational potential। तो ग्रेविटेशनल का पोटेंशियल का सीधा सा फॉर्मूला आ गया हमारे पास, v बराबर -w/m। वर्क का जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। मास की क्या होती है हमारे पास, केजी होती है। तो अगर आपसे इसकी एसआई यूनिट पूछेगा v की तो आप जूल पर केजी बता दीजिएगा। और अब बात करते हैं जूल पर केजी, डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह आप लिख ही लेंगे इसका, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह आप लिख सकते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे वर्क का हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। चलो थोड़ा डायमेंशनल फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूं आपका, है ना। तो वर्क बराबर क्या होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क बराबर एफ डॉट एस होता है, मतलब इंटू बोल सकते, डॉट होता है हालांकि वो कॉस थीटा वगैरह आता है फिर, है ना। तो यहां से आ गया मास को हम किस में लिखते हैं केजी में, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आप त्वरण, जैसे एफ बराबर क्या होता है एम ए, डिस्प्लेसमेंट भी लिख दिया। अब मास को हमारी ऐसा यूनिट होती है केजी, एक्सेलरेशन मतलब होता है त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला हम जानते हैं कि मीटर पर सेकंड, मतलब कि हमने पढ़ रखा है ना कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ऐसा। चलो बेसिक से एकदम करते हैं, है ना। तो जो एक्सेलरेशन होता है ना, जो हमारे पास एक्सेलरेशन, हालांकि इसमें इतना नहीं पढ़ाया जाता, ये तो मैं बेसिक बता ही दे रहा हूं आपको। चलो एक्सेलरेशन बराबर हमारे पास v बाई टी हो गया, v को हम बोल देंगे मीटर पर सेकंड और टाइम का सेकंड हो गया, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो गया, तो यहां मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट तो मीटर में ही होता है तो मीटर में हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया केजी मीटर स्क्वायर अपॉन डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। जब इसको हम mlt में लिखेंगे तो ये हमारे पास वर्क का फॉर्मूला mlt में, केजी को हम लिखेंगे 1, मास में l में 2 और टाइम में -2। तो ये किसका, अरे अभी तो वर्क का निकाल दिया तुम, वर्क का क्यों निकाल रहे हो भैया, वर्क बाय m का निकालना है, v का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो वर्क में m का डिवाइड किया है, मतलब इसमें मास का डिवाइड कर दिया है, मास है ना ये, तो मास मतलब केजी का डिवाइड कर दिया है। तो आपको इसका जब v का निकालोगे तो v का क्या करोगे, केजी इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, ये वर्क का हो गया। अब मास का हमारे पास 1 केजी नीचे डिवाइड कर दो तो केजी से केजी कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बचा मीटर स्क्वायर बाय पर सेकंड का स्क्वायर। इसको जब mlt में लिखोगे तो मास हमारे पास 0 है, लेंथ वाला हमारे पास 2 है, टाइम वाला हमारे पास -2। तो देखो यही हमारा डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, देख लो चेक कर लो, एक बार चेक कर लेते हैं फटाक से। इसका डायमेंशन फॉर्मूला सही है ना। कैसे निकाले समझ में आ गया ना, पहले वर्क का निकाल लो, वर्क को एसआई यूनिट में पूरा कन्वर्ट कर लो, फिर मास को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके डिवाइड कर दिया। वर्क को निकालने के लिए हमारे पास F डॉट S का फॉर्मूला हमने अप्लाई करके ये निकाल दिया। तो समझ में आया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। पहली बात हमेशा नेगेटिव होता है, दूसरी बात कि अनंत से किसी पॉइंट पर लाते हैं जब हम किसी यूनिट मास को, जो कार्य होता है वही कहलाता है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब मैं ज्यादा डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा एक और फॉर्मूला याद करा देता हूं। जैसे हालांकि आप 12th में जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आप ये सब ड्राइव कर रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि किसी एक्सिस पर, जैसे मान लो हमारे पास ये है, ये हमारे पास एक बॉडी है, इससे r दूर पर हमारे पास एक p पॉइंट है ना। तो इसका मास मान लेते हैं हमारे पास मान लेते हैं इसका वजन हमारे पास m है ना। तो यहाँ पे जो इस वजन के कारण जो यहाँ पे पोटेंशियल लग रहा होगा वो कितना लगता है, तो v इज इक्वल टू gm अपॉन r आता है। ये दूरी r और ये gm अपॉन r, तो v इज इक्वल टू gm अपॉन r आता है। सिंपल सा फंडा है कि v इज इक्वल टू माइनस में आएगा, हमेशा नेगेटिव में आता है। देखो एक्सिस में भी हमेशा किस में आता है, नेगेटिव में आता है। v इज इक्वल टू माइनस gm अपॉन r। अब बार में पढ़ोगे अच्छे से, इसको डिराइव करना सीखोगे। तो अभी के लिए फिलहाल ये याद कर लो, किसी भी एक्सिस पर किसी पार्टिकल, कोई हमारे पास बॉडी दी हुई है, उस बॉडी से हमें किसी एक्सिस पर कुछ दूर पर, मान लो p पॉइंट जैसे दिया हुआ है, किसी पॉइंट पर मुझे यदि उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना होगा, यानी गुरुत्वीय क्षमता निकालनी होगी किसी पॉइंट पर एक्सिस में, याद रखना एक्सिस में। जैसे मान लो यहाँ पे निकालनी है, ये डिस्टेंस देख लो कितनी है, r2 दी हुई है, तो gm अपॉन यहाँ पे r2 लिख देते हैं बस, है ना। तो अगर एक्सिस में निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला सीधा सा होता है gm अपॉन r, gm अपॉन r। तो m इसका वजन इस बॉडी का और r जितनी दूरी पर हमें निकालना है। तो सिंपल सा याद कर लो, किसी भी एक्सिस पर, किसी बॉडी के द्वारा एक्सिस पर यदि मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना होगा तो सिंपल सा फॉर्मूला माइनस gm अपॉन r, ये याद कर लिया तुमने। अब मैं आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, चलिए, है ना। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमारे पास वो क्या होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमारे पास ग्रेविटेशन के कारण, ग्रेविटेशनल जो होती है, जो ग्रेविटेशनल वाली होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। ध्यान दीजिएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ग्रेविटेशनल के कारण वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब आपको मैं ना डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, एक इंटीग्रेशन वाला डेरिवेशन होता है जो आपकी बुक में दिया भी होगा, मैं उस डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ। आपने दो फॉर्मूले पढ़े अभी तक, v बराबर आपने पढ़ा माइनस w बाय m, और एक आपने पढ़ा v बराबर माइनस gm अपॉन स्मॉल r, जहाँ पे जिस दूरी पर वो रखा हुआ है। दोनों v की वैल्यू है, दोनों ही पोटेंशियल एक एक्सिस पर निकाल रहे हैं, और यदि हम अनंत से किसी पॉइंट पर ला रहे हैं, अनंत से किसी मास को ला रहे हैं, यूनिट मास को, तो वर्क वाले जो वर्क होगा वही पोटेंशियल होगा। ये दोनों फॉर्मूले हमने पढ़ा। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है भैया, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, जल्दी बताओ। एनर्जी की एसआई यूनिट होती है हमारे पास जूल, और वर्क की भी एसआई यूनिट होती है जूल। एनर्जी और वर्क को एक तरह से अपन रिलेट कर सकते हैं, तो यानी W है, तो यानी W की वैल्यू निकाल लोगे तो वही एनर्जी हो जाएगी, वही एनर्जी, उस W को ही हम एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं। हालांकि
इसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन मेथड से दिया हुआ है। मैं पहले भी कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन मेथड आपके बुक में दिया हुआ है, तो बहुत लेंथी जाएगा। आपको सिंपल बेसिक से आप ध्यान कर लो, सिंपल बेसिक से याद कर लो। एनर्जी की एसआई यूनिट जूल, वर्क की भी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, वर्क मतलब कार्य, तो आप डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो एक तरह से, है ना। दोनों को जब इक्वेट करोगे आप, दोनों को मतलब दोनों वी दोनों है, दोनों भी है, दोनों को इक्वेट कर दिया तो डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है ना, डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी। अच्छा, ये जो मास है ना वो कैपिटल एम है ना, ध्यान देना, कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है। कैपिटल एम का मतलब हुआ ये जो इसका वजन था ना, तो ये कैपिटल एम है ना, तो कैपिटल एम है, तो इसको एम को इधर भेज दो, तो हमारे पास डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा, हमारे पास डब्ल्यू बराबर जी कैपिटल एम और स्मॉल एम अपॉन आर, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर। एनर्जी बराबर हमारे पास आ जाएगा जी कैपिटल एम अपॉन एम इंटू स्मॉल आर। ये वर्क ये हमारा मतलब हाँ ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमेशा वर्क की नेगेटिव होती है। इस चीज आपको ये भी याद करना पड़ेगा यार, मतलब पहले पढ़ाया जाता है 11वीं क्लास में, तो ये याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क, है ना। जो आपने वर्क निकाला उस जब एनर्जी में लिखोगे तो हमेशा इसका नेगेटिव होगा। तो वर्क देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ से एनर्जी इसकी नेगेटिव में होगी। कैसे किया भैया, हमने दो फॉर्मूले याद किए थे, v बराबर माइनस डब्ल्यू बाई एम, और एक फॉर्मूला हमने माइनस जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर याद किया। अब आप बोल रहे हो भैया यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालो, और आप ये भी बोल रहे हो, एक चीज आपने ये भी याद करा दी। देखो मैं पहले कह रहा हूँ कि जो ये कुछ चीजें होंगी जो आपको पिछले चैप्टर्स, फिजिक्स ऑलवेज लिंक्ड, फिजिक्स हमेशा एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में लिंक होती है। तो ये वाला जो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू जो है, आपको न्यूटन्स लॉ वगैरह में पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में, कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वर्क के हमेशा नेगेटिव होती है। क्या होती है, वर्क के हमेशा नेगेटिव होती है फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, संरक्षित बल होता है। मैंने भेजा भी होगा आपको कि कैरेक्टरिस्टिक याद करने के लिए, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो ग्रेविटेशन वाला वर्क होता है वो संरक्षित बल होता है। संरक्षित बल वो बल होता है जिसमें पाथ पर डिपेंड नहीं करता है कि आप किस रास्ते से आ रहे हो, उस चीज पर निर्भर नहीं करता है, केवल हाइट पर डिपेंड करता है। समझ गए बात को, तो संरक्षित बल होता है। चलो एक पॉइंट अब देख ही लेते हैं, संरक्षित बल आ ही गया है, मान लो एक बार देख ही लेते हैं कि कहीं मान लो भूल गया हो तुम लोग को क्या है कैसे है, पढ़े ना हो, जो भी है देख लो। चलो, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है हमारे पास, कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है हमारे पास वो जो होता है संरक्षित बल। संरक्षित बल में जैसे मान लो जैसे यहाँ से एक बंदा यहाँ से, एक बंदा यहाँ से यहाँ आ गया, एच हाइट, इसे एच बोल दो। वो कैसे आया है, वो बंदा चल के कैसे आया है, मैं तुमको बता दूं। वो बंदा पहले यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया है, समझ गए बात को, यहाँ गया फिर यहाँ से आया है। तो वर्क डन की अगर यहाँ नीचे mg फोर्स लग रहा होगा, तो वर्क की अगर हम बात करेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स कितना लग रहा है, mg, और यहाँ और फोर्स और इंटू mg इंटू h कर देंगे, तो वर्क कितना लग गया हमारे पास, mg h। अब तुम सोच रहे हो कि h क्यों, ये डिस्टेंस होती है हमारे पास, भले वो यहाँ गया पहले फिर यहाँ आया, लेकिन जब हम वर्क निकाल रहे होते हैं तो ये वाली डिस्टेंस आती है हमारी हाइट, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो दूरी होती है वो दूरी आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी के कारण वर्क आ रहा है, वो रास्ते से डिपेंड नहीं कर रहा है कि बंदा किस रास्ते से आया है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस हाइट से किस हाइट तक गया है। यानी ये हाइट आ रहा है, इसका वर्क कितना आ गया, mgh। क्या है वर्क कितना, इसको लिख लेना कॉपी में, है ना, स्टार लगा के लिख लो कि वर्क कितना आएगा इसमें, mgh। पहले एरो बनाना कि ये बंदा ऐसे यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ आया, लेकिन हम वर्क क्या लिख रहे हैं, mgh लिख रहे हैं, क्योंकि ये हाइट h है, मतलब हाइट पर डिपेंड कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसा फोर्स जो रास्ते पर डिपेंड ना करे, किस रास्ते से आप जा रहे हो उस रास्ते पर डिपेंड ना करे, इस बात पर डिपेंड करता है केवल केवल की हाइट कितनी हुई है, ये वर्क आ गया। अब यहाँ पे अगर तुमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछता है तुम सीधे सीधे लिख देते माइनस mgh, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और वर्क दोनों क्या होते हैं आपस में, नेगेटिव होते हैं, उल्टे सिंबल के होते हैं। तो इसको भी लिख लो, वर्क पावर एनर्जी पढ़ाया जाता है। यदि पढ़ना होगा वर्क पावर एनर्जी, नहीं अगर पढ़ भी चुके हो फिर भी एक बार पढ़ना है वर्क पावर एनर्जी, तो मैं एक वीडियो बनाया हूँ वर्क पावर एनर्जी की, जो कि 40 मिनट की होगी, जिसमें 9th क्लास का पूरा बेसिक बताया गया है। उसमें मैंने शायद ये बताया है, तो आप अगर करना चाहो तो उसे आप कर सकते हो, तो उससे आपको वर्क पावर एनर्जी कंसेप्ट से क्लियर हो जाएंगे जो आपके काम आने वाले हैं। तो कुछ नहीं, अपन चैप्टर में आते हैं, जो अपन पढ़ रहे हैं इन दोनों को इक्वेट कर दिया, फिर हमने वर्क निकाला, एनर्जी को हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ गई माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटू आर। तो इसको याद रखना, अभी इसी एनर्जी को मैं इस्तेमाल करूंगा। अब हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग होती है। इस ग्रेविटेशनल की वैल्यू मतलब जी की वैल्यू याद रखना है ना, पोटेंशियल एनर्जी आया हमारा, सब फॉर्मूले एक कॉपी में लिख लेना, एक पेज में सारे फॉर्मूले लिख लेना, जितने फॉर्मूले हमने डिस्कस किए। आज ये लेक्चर लास्ट है इसका ग्रेविटेशन का, तो जितने हमने फॉर्मूले डिस्कस किए सब लिख लेना। चलो यहाँ पे हमारे पास अब हम बात कर रहे हैं एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। यहाँ पे एक रॉकेट रखी हुई है, ठीक है ना, यहाँ पे एक रॉकेट है जिसे हमें लॉन्च करना है।
जब यहाँ पे होगा तो जब यहाँ पे हमने लॉन्च करना है तो इसकी कुछ हमने वेलोसिटी दी, जब हम इसको कुछ वेलोसिटी देंगे तो हम किस वेलोसिटी से दें कि वो यहाँ सरफेस छोड़ करके बाहर चले। यहाँ पे मुद्दा यही है, बात यही है कि हम कितनी उसे वेलोसिटी दे दें। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, पलायन वेग होती है। इस वेलोसिटी से यदि हम कोई रॉकेट को भेजते हैं, हम निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, यदि हम सरफेस से उतनी वेलोसिटी उसको दे दें तो वो क्या होता है, बाहर चला जाता है, फिर लौट करके वापस नहीं आता है, वो जा करके किसी एक्सिस में फिक्स हो जाता है और उसी एक्सिस में क्या होता है, वो घूमता रहता है। तो एस्केप वेलोसिटी निकालते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है, एनर्जी को, टोटल एनर्जी को आप क्या कर दो, जीरो कर, नहीं सॉरी, यहाँ पे इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि वेलोसिटी के कारण आप जानते हो, पढ़ चुके हो क्या, वेलोसिटी के कारण काइनेटिक एनर्जी आती है, और यहाँ जी है, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो क्या करो आप, पलायन वेग निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसको, मतलब हम मिनिमम निकालना चाहते हैं, वह मिनिमम वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, पहले डेफिनेशन लिख लो। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, अ मिनिमम वेलोसिटी टू एस्केप एनी पार्टिकल्स फ्रॉम द सैटेलाइट। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम वेलोसिटी, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, मिनिमम वेलोसिटी टू एस्केप एनी पार्टिकल फ्रॉम सरफेस, मतलब कि वह कम से कम वेलोसिटी, वह कम से कम वेग कितनी होगी कि ताकि ये रॉकेट यहां से पलायन कर जाए, सरफेस से दूर चला जाए। मान लो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, जैसे हमने क्या बोला कि हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी कर रहे हैं। यदि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब गतिज ऊर्जा ज्यादा है स्थितिज ऊर्जा से, तब तो पार्टिकल चला ही जाएगा बाहर, तो हमें मिनिमम निकालना है, कम से कम कितना हो जाए, कम से कम, ज्यादा तो और भी हो जाए, जो हम निकालेंगे उससे ज्यादा होगा तब तो पलायन कर ही जाएगा, लेकिन कम से कम निकालने के लिए हमने दोनों को बराबर कर दिया। काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और मान लेते हैं इसका रॉकेट का वजन m है, और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है अभी अब थोड़ी देर पहले डिराइव किए हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल M मतलब हो गया इस अर्थ का मास और स्मॉल m इस रॉकेट का मास, तो इस Gmm अपॉन स्मॉल r, ये हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से इसको स्मॉल से स्मॉल m कट गया, तो v बराबर क्या आ गया हमारे पास 2 G कैपिटल M इनटू r। अच्छा, यहाँ पे सरफेस में जो यहाँ सरफेस ये रेडियस r है ना, कैपिटल r, तो कैपिटल r ले इसको, तो कैपिटल r ले लिया हमने, ये कैपिटल r हो गई हमारे पास, तो कैपिटल r, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की निकाल, पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल R हो गया यहाँ पे, है ना, जी एम स्मॉल m इनटू कैपिटल R, ये आ गई। अब इसको अगर मैं बात करूं तो इसको मैं वैल्यू कोरिलेट करना है मुझे, तो आपको याद होगा जो छोटा g होता है उसकी वैल्यू आई थी gm अपॉन आर स्क्वायर, सरफेस पर जो g की वैल्यू आई थी वो gm अपॉन आर स्क्वायर आई थी, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको 10 के अप्रॉक्स बोल देते हैं। तो अगर मैं एक काम करूं, इसमें r का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं, r का नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये देखो gm अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये gm अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा, और ये r, अब gm अपॉन आर स्क्वायर की जगह हम g लिख सकते हैं, तो v बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू जी इंटू आर, जी एट सरफेस इंटू आर। अब मैं इसको जब कैलकुलेट करूंगा, जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, चलिए कैलकुलेट करके दिखाई देते हैं आपको थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा बहुत कर देते हैं, बाकी आप कैलकुलेटर से करते रहना, है ना। तो देखो यहाँ पे v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, v बराबर आ गया 2 इंटू जी की वैल्यू आप ले लो 9.8 ले लो, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और r की जो वैल्यू होती है वो होती है 6400 किलोमीटर। तो ये मीटर में आया था, क्या आया था, मीटर में आया था, तो इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट करना, मीटर है तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये मीटर में था ना, 9.8 क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है, तो मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है 1000 से डिवाइड कर दो, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर आता है। तो याद रखना कि पृथ्वी की सतह में हमें कम से कम जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते भी रहते हैं, कई क्वेश्चंस, कई जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन पेपर्स में भी आ जाता है कि कितनी पलायन वेग से हम भेजें, तो 11.2 इंटू किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूं कि आपका ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर जो है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपने सारे लेक्चर अच्छे से किए हैं तो ये मान लीजिए आपका, आप जो बहुत अच्छा लेवल का आपने ग्रेविटेशन कंप्लीट कर लिया है, और ग्रेविटेशन के साथ साथ आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं जो अगले चैप्टर्स में भी आपके काम आने वाला है, यदि आपने ईमानदारी से की है। नहीं किया है तो मैं फिर कह रहा हूं, ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर को कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ग्रेविटेशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के बेस के ऊपर। 12th में आपको ग्रेविटेशन के बेस पर बहुत सारी चीजें सीखने, बहुत सारी चीजें अप्लाई करने को मिलेंगी। पहला चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो तो पूरा ग्रेविटेशन पर आधारित है, कुछ चीजों का सैंपल बस अंतर करना है और कुछ नहीं करना है।
थैंक यू लवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।